सर जैसे आज हम ये डिस्कस करते हैं कि नोट्स कैसे बनाने हैं, और जैसे कि इसमें थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में सबके लिए सेट करना चाहता हूँ कि मैंने भी पास्ट में कुछ वीडियोस बनाई थी जिसमें मैंने बच्चों को बताया था कि नोट्स जो है जिस तरह के वो बनाते हैं वो नहीं बनाने चाहिए क्योंकि वो बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। और इस पर मुझे लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया था कि भाई ये कहता है नोट्स मत बनाओ, वो गलत वे में इंटरप्रेट करके क्रिटिसाइज किया लोगों ने। और आज मैं, और जबकि लाइव के अंदर आपने और निंजा सर ने मेरा थोड़ा सपोर्ट भी किया था, तो उसी को लेकर के थोड़ा हम समझना चाहते हैं बच्चे के हित में, बच्चे के फ़ायदा हो सके ऐसी सही स्ट्रैटेजी नोट्स की आपसे सीखना चाहते हैं कि आपने इतने सारे टॉपर्स को पढ़ाया, AIR 1 को पढ़ाया है, उसे लेके 10 तक कितने रैंकर और 100 तक कितने रैंकर आपने पढ़ाए हैं, तो उनके आपने अपनी आंखों से देखा हो क्या करते रहे। तो इसलिए आज से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सर जैसे नोट्स में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, ऐसे शुरू करते। देखो, नोट्स में डेफिनेशंस तो होनी चाहिए। डेफिनेशन क्या, वर्ड फॉर वर्ड डेफिनेशन? हाँ, बहुत बार तो मैं डिक्टेट करवाता हूँ एकदम। जैसे एग्जांपल के लिए सर्कल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट, उस तरह से भी। हाँ, वो तो खैर मैथ्स में की डेफिनेशन है ना। जैसे एवरेज एक्सेलरेशन है। ओके, एवरेज एक्सेलरेशन, ये टोटल चेंज। हाँ, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्योंकि ये ऐसी चीज है जो बिना डेफिनेशन को दिमाग में लाए अगर बच्चा करेगा ना तो वो अधिकतर गड़बड़ हो जाती है। जैसे न्यूटन लॉज जो है, तो यानी आप उसकी स्टेटमेंट लिखवाते हैं? न्यूटन लॉज का बिल्कुल स्टेटमेंट, इनर्शिया। हालांकि न्यूटन लॉज ऐसी चीज है जिसका स्टेटमेंट याद होता है। इनफैक्ट न्यूटन थर्ड लॉ का स्टेटमेंट जो है ना, वो तो मैं बच्चों को पहले तो भुलवाता हूँ। वो गलत जो, हाँ नहीं, गलत तो क्या है वो, मतलब उतना उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं आता। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, उससे बात क्लियर नहीं होती। सर इंस्टाग्राम पे लोग पता क्या करते हैं, कहते हैं कर्म जो है ना, कर्म, वो भी न्यूटन थर्ड लॉ है कि तुम कुछ करोगे गलत तो तुम्हारे साथ। वो पूरा लिटरेचर में भर रखा है, इसने उससे रिवेंज लिया तो वो भी जी टू एवरी एक्शन रिएक्शन हो गया, ये वो। तो फिजिक्स के स्टूडेंट के हिसाब से बताना पड़ता है कि भाई बॉडी A इज अप्लाइंग ए फोर्स F वेक्टर ऑन बॉडी B, देन बॉडी B अप्लाइज अ फोर्स माइनस F वेक्टर ऑन बॉडी A। समझ रहा हूँ सर। इससे रिलेटेड आपने मुझे याद है वो बताया था आपने कि फेदर पे, और वो कोई मोहम्मद अली कोई भी बॉक्सर आपने बोला था, वो पंच मारता है, वो बहुत, उसका पंच 1 लाख न्यूटन का है। फेदर पे नहीं, हाँ जी, वो पंचिंग बैग पे। हाँ जी, हाँ जी, पंचिंग बैग पे वो मुक्का मार सकता है ज्यादा फोर्स का, लेकिन फेदर पे जो है फोर्स ज्यादा नहीं लगेगा। हाँ जी, वो क्या है कि फेदर उसके मुक्के को रोक ही नहीं पाएगा, और फेदर यहाँ पे वो मुक्का आया, वो तो ऐसे के साथ का साथ ही चला गया। तो जब तक इसका रिटार्डेशन नहीं होगा तो फोर्स कैसे लगेगा? राइट। फेदर उतनी फोर्स नहीं लगा सकता, इसलिए उस पर भी हाँ, फेदर इस पे फोर्स लगाएगा तभी ये फेदर पे लगाता है। तो यानी इस तरह से हमें एक्चुअली लॉज क्या है, एक्चुअल स्टेटमेंट क्या बोली गई है, वो बहुत जरूरी है। वो जरूरी है। जैसे संविधान की कोई स्टेटमेंट है, बंदे ने कहा कोई ना मैं अपने वे में लिख दूं, अपने वे में इंटरप्रेट कर दूं, ऐसा थोड़ा ना होता है। और फिजिक्स मेरे ख्याल इस कायनात का संविधान है। जैसे फ्रिक्शन वाला चैप्टर है तो उसमें हम बताते हैं कि भाई कब फ्रिक्शन स्टैटिक होता है, कब काइनेटिक होता है ना। तो जैसे उसमें मैं बोलता हूँ कि व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो जो लास्ट वाले वर्ड है ये बड़े इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज सिंपल प्रोसेस, जैसे हम वॉक कर रहे हैं, है ना, तो बच्चे को तो लगेगा कि भाई सरफेस स्टेशनरी है, बंदा चल रहा है, रिलेटिव मोशन है, फ्रिक्शन काइनेटिक। लेकिन तुम्हें क्या है, जूते के सोल पे देखना। तो वो डेफिनेशन, एग्जैक्ट वर्ड्स वो मैटर करते हैं। उससे पता चल रहा है कि उस थ्योरी का स्कोप कितना है, कंडीशन कौन कौन सी। आई गेट इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यानी डेफिनेशन लिखना बहुत जरूरी है, और हेडिंग्स तो जरूरी होगा ही सर। हेडिंग्स ऑफ कोर्स, क्योंकि लोकेट कैसे करेंगे, ऑब्वियसली हेडिंग तो सब डालते हैं। सर जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि ना 4 कलर के पेन इस्तेमाल करते हैं, पिंक, हरा, नीला, काला, तो उस पर क्या दृष्टिकोण है आपका? पता नहीं, बोर्ड पे मैं आजकल यूज करता हूँ तो ठीक है, बच्चों को अच्छा लगता होगा। बाकी देखो क्या है, नोट्स जो है वो तुम खुद के लिए लिख रहे हो, पर टीचर तो बच्चों के लिए लिख रहा है। हाँ, टीचर बच्चों के लिए लिख रहा है तो वो थोड़ा इंटरेस्टिंग बना के लिखता है, ठीक है ना। तुम जब अपने लिए लिख रहे हो तो बार बार पेन बदलने में टाइम वेस्ट होगा, मेरे ख्याल से तो उतनी जरूरत नहीं है। ओके, 2 कलर के पेन रख लो, कभी कभार ठीक है, दूसरा यूज कर लिया, चलेगा कभी कभार, पर वरना एक ही। हाँ, एक ही काफी है। और सर जैसे हैंडराइटिंग बच्चों की कैसी होनी चाहिए, चलिए एक बार इस पे बात वापस आते हैं कि और क्या क्या नोट्स में लिखना चाहिए। क्या डेरिवेशंस लिखनी चाहिए? डेरिवेशन चल रहा है तो डेरिवेशन भी लिख लो। डेरिवेशन बताते हुए क्या टाइम भी मिल जाता है, क्योंकि टीचर भी ऑफन एक्सप्लेन कर रहा है ना। एक्सप्लेनेशन पे आपका ध्यान जाना चाहिए, और बीच बीच में ठीक है जो स्टेप्स हैं उसके वो आप लिख लो। हालांकि उसमें एक आध चीज अगर छूट जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है,
ठीक है ना, वो आप बुक से देख के या बाद में खुद सोच के कंप्लीट कर सकते हो। मेरी हैबिट ये है कि जो फाइनल रिजल्ट आता है, जो यूजफुल है बाद में, उसको मैं बॉक्स में मार्क करता हूँ, तो वो तुम्हें जरूर लिखना है। मेन फॉर्मूला, हाँ, मेन जो रिजल्ट अपन ने डिराइव किया, डेरिवेशन भी कॉपी करो, उसमें अगर कुछ एक स्टेप छूट जाए इट डजंट मैटर। जैसे कि हमने लिख दिया फाइनली E इक्वल टू के क्यू जेड बाय आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2, इसको हमने सर्कल कर दिया डिस्क का जो रिंग का जो आता है। हाँ, रिंग का है, जो भी अपने इलेक्ट्रिक फील्ड का जिसका भी फॉर्मूला डिराइव कर रहा है, Okay. तो फॉर्मूला जो यूजफुल है, जो अपने को याद होना चाहिए, वो अपन मार्क करते हैं। वो लिखेंगे। डेरिवेशन में हम थोड़ा एक दो आध स्टेप स्किप हो जाए, कोई जनरल बात बताऊं तो कभी भी नोट्स लेते हुए आपको पैनिक सिचुएशन में नहीं आना। फिजिक्स की क्लास में रिलैक्स्ड रहो, कोई दिक्कत नहीं। नोट छूट जाए, छोटी मोटी चीज कोई छूट जाती है, इट्स नॉट ए बिग डील, सब कवर हो जाती है। और डेफिनेशन तो मैं छूटने दूंगा ही नहीं, मैं तो पूरी डिक्टेट करवा के छोड़ता हूँ। सर जैसे इसमें आप जो बात कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, इस पर मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। जब बंदा लिख रहा होता है ना और पैनिक सिचुएशन में जैसे आ गया तो लिख रहा है, वो फास्ट लिख गया, लिखने के चक्कर में ना कई बार टीचर ना बहुत सारी चीजें बिटवीन द लाइंस बताता है। जो लिखा है वो तो किताब में भी लिखा होगा, लेकिन जो नहीं लिखा है वो टीचर अपने वचन जो उसके होते हैं ना, वो वचन कई बार एग्जाम में याद आते हैं और वो आपके सॉल्व करवा देते हैं। कई बार क्वेश्चन सॉल्व करते हो वो वचन याद आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। मेरे ख्याल फोकस्ड रह के सुनना बहुत जरूरी है। उस चक्कर में चाहे नोट्स कॉम्प्रोमाइज हो, भले ही लिखना छूट जाए, डजंट मैटर। मैं तो यही बच्चों को कहता भी हूँ सर, कोई बंदा अगर मान लो ऑल द वे टू ऑफलाइन कोचिंग आया, कहीं रह रहा है इस हॉस्टल में, उसके 5 लाख रुपए लग गए होंगे, वो 5 लाख रुपए लगा के वो क्या यहाँ पे बोर्ड से नोटबुक पे लिखने आया बस, और कुछ नहीं करने आए हो। तो मैं कई बार कहता हूँ तुम अगर आए हो लेक्चर सुनने आए हो ना, टीचर के वचन सुनने आए हो ना, या तुम बस एक सस्ती स्पीच टू टेक्स्ट मशीन बनने आए हो, टीचर ने बोला मैंने लिख दिया, टीचर ने बोला मैंने लिख दिया, इस बात के मैं खिलाफ होता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, जो टीचर जो कुछ बोल रहा है सारा कुछ लिखने की कोशिश करना तो यूजलेस है, उसमें फालतू पैनिक सिचुएशन में जाओगे। सुनने पे फोकस करो, समझने पे फोकस करो। कई चीजें तो क्लास में जोक वगैरह चलते हैं, उसको एंजॉय करो, रिलैक्स रहो क्लास के अंदर, वो जरूरी। रिलैक्स्ड वे में फिजिक्स सबसे बढ़िया होता है। सर कुछ लोग ना ये जो आप जैसे बता भी रहे थे कि अब बंदा हर चीज लिखना चाहता है, तो क्या वो फिजिक्स को बायो की तरह पढ़ रहे हैं सर, कि हर चीज लिखूंगा याद रख लूंगा? देखो, बायो में और मेरे ख्याल से केमिस्ट्री में भी नोट्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, जो टीचर्स हाईलाइट भी करते हैं, और ये सब्जेक्ट्स की नेचर है, वी शुड रिस्पेक्ट दैट। तो बायो में, केमिस्ट्री में नोट्स की इंपॉर्टेंस है, बच्चों को बनाने चाहिए नोट्स। केमिस्ट्री वाले तो मैंने सुना इन लोगों से, अपने वीकेजे और एनए सर से, कि वीकेजे सर से पर्टिकुलरली, कि शॉर्ट नोट्स भी बनाओ, एग्जाम में रिवीजन वगैरह के टाइम में काम में आते हैं। वो उन सब्जेक्ट्स की नेचर है। फिजिक्स को आप बायो की तरह या केमिस्ट्री की तरह नहीं पढ़ सकते। यहाँ तो आपको अंडरस्टैंडिंग पे जाना पड़ेगा, अदरवाइज आप सारे टाइम टेंशन में रहोगे, पैनिक सिचुएशन में रहोगे। सर एक सवाल था, जैसे मैंने अपने टाइम पे ना, वैसे भी मेरे को, जैसे मान लो मैंने कोई भी चीज पढ़ी, जैसे SHM ही पढ़ा, अब सर मैं उसका कुछ भी कभी भी कैसे भूल, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं कभी भी भूल ही नहीं सकता कुछ भी। फिजिक्स में कोई चीज भूली जा ही नहीं सकती, उसको भुलाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्या है कि जब अपन जेईई जैसा एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो नेचुरली अपन बहुत सारी प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करेंगे, राइट, ठीक है ना। तो वो जो फॉर्मूले वगैरह होते हैं ना, वो आपको याद हो जाते हैं, राइट। इनफैक्ट आपको सीखना ही ये है कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के मेथड सीखना है, और वो आपको प्रॉब्लम की प्रैक्टिस से ही आएगा। कोई आप सीधे नोट्स यूं के यूं ले लो कहीं से, या किसी के सॉल्व किए हुए सॉल्यूशन यूं के यूं उठा के ले लो। बच्चों को बड़ा, पता नहीं, मैंने देखा है कि कंफर्टेबल फील करते हैं कि हाँ हमारे पास सॉल्यूशन भी है, हमारे पास नोट्स भी हैं, बट अगर वो किताब में आपके किसी काम की नहीं है। कोई अच्छी प्रॉब्लम है और उसके साथ साथ उसका सॉल्यूशन भी तुमने पढ़ लिया यूं का यूं, तो वो प्रॉब्लम तुम्हारे लिए वेस्ट हो गई। खुद अटेम्प्ट करके सीखो उससे, भले ही गलत कर रहे हो, भले ही आधी अधूरी हो रही है, उससे सीखा तो सही तुमने। आपको पता सर, चैट जीपीटी जो है ना, इस कायनात का सबसे बड़ा रट्टेबाज है। मैं आपको समझाता हूँ इसे क्या करता हूँ, मैंने इसके बारे में समझा था। चैट जीपीटी पे फिजिक्स का क्वेश्चन डालो, अच्छा होगा क्या, चैट जीपीटी ना उसको सर्च करेगा अपने डेटाबेस में। अच्छा, अगर वैसा क्वेश्चन हुआ होगा ना कहीं, तो वो करके दिखा देगा, लेकिन ये तो रट्टा है। हाँ, ठीक है, अब क्या जब पता वहां पे सही किया हुआ था क्या? हाँ जी, अब हाँ जी वहां पे सही किया हुआ था। सेकेंडली ये भी कि उसने मैच करने की कोशिश करी, ये क्वेश्चन को किसी और क्वेश्चन से मैच करो। अब वो चीज कई बार चलती है, कई बार नहीं चलती है। अभी हाल में एक ऑनलाइन टीचर ने भी ऐसा ही मैथ का क्वेश्चन, एडवांस का, एक पुराने क्वेश्चन से मैच करके कर दिया, और वो बड़ा गलत हो गया, उस पर विवाद भी काफी हुआ था। मगर ये चीज सही नहीं है।
और अब देखो एक और चीज समझाता हूँ, हो सकता है चैट जीपीटी सही कर दे, हाँ, अब आप उससे एक्सप्लेनेशन पूछोगे ना, अब वो एक्सप्लेनेशन भी क्या करेगा, बुक में लिखी हुई है वहीं से आपके सामने रिप्रोड्यूस कर देगा नए वर्ड्स में। हाँ, तो वो तो रट्टा ही है, सारा कुछ रट्टा कर रहा है। लेकिन इंसान क्या करता है, वो कॉन्सेप्ट जानता है, वो प्रॉब्लम को समझता है, उसको ब्रेक डाउन करता है, उसके नुआंसेस को समझता है और फिर उसको सॉल्व करता है। लेकिन चैट जीपीटी हर चीज रट्टे से करता है, और बच्चे मुझे लगता है बहुत सारे फिजिक्स और मैथ्स को चैट जीपीटी बन के सॉल्व करना चाहते हैं, आदमी बन के नहीं, इंसान बन के नहीं। मुझे लगता है कि पता नहीं एआई अभी तक जहां है उस हिसाब से तो टीचर्स के जॉब प्रोटेक्टेड है है। और मुझे तो आगे पता मैक्स नहीं आउट क्या हो गया है यही, मतलब बहुत अब डेवलपमेंट नहीं हो रही है, पहले बहुत तेज हो रही थी, अब स्लो हो गई। एनीवे, हमने का रिजल्ट लिखेंगे, डेफिनेशंस लिखेंगे, डेरिवेशंस वगैरह स्किप हो जाए तो उसी प्रकार क्वेश्चन के कुछ सॉल्यूशंस अगर स्किप भी हो जाए कुछ पार्ट, तो वो भी आई थिंक सेम ही चीज रहनी चाहिए। हाँ बिल्कुल कवर कर सकते कई बार जैसे क्वेश्चन अब टीचर हमें देता है सॉल्व करने के लिए, तो ऐसे केस में क्या क्वेश्चन भी हमें नोट डाउन करना चाहिए क्लास में? मतलब इतना नोट कर लो कि तुम खुद उसको समझ सको सर एक भाई सवाल, सिंबल्स के टर्म्स में कि व्हाट इज गिवन, a इज इक्वल टू दिस, u इज इक्वल टू दिस, जो भी कुछ दिया हुआ है उसको नोट कर लो। एक सवाल आता है सर इसमें, जैसे ऑनलाइन पढ़ते हैं बहुत बच्चे और ऑनलाइन टीचर स्लाइड्स देते हैं क्लास की, तो वो अगर कोई बच्चा सही से मेंटेन करके रखे उनका फोल्डर या कुछ फोन में या कंप्यूटर में, तो वहां से भी ऑलमोस्ट कुछ छूटने वाला ऐसा नहीं है। और बाकी तो क्या वो बच्चा अपने नोट्स को और कम कर सकता है? मेरा फीलिंग ये है कि आपने क्लास में टीचर को देखा, सोचा और उसके बाद लिखा, वो आप ज्यादा अच्छी तरह से इम्बाइब कर पाते, बजाय कि एज इट इज कुछ नोट आपने उठा लिया, वो उतना अंदर जाता नहीं है। अच्छा, इस चीज के लिए मैं क्या करता हूँ सर, मैंने क्या किया, मान लो आपने मुझे कोई डेरिवेशन कराई, कोई डेरिवेशन ले लेते हैं, कोई डेरिवेशन आप बता सकते हो कोई भी दिमाग में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वो हेमिस्फीयर, ठीक है, आज सर ने सिखाई। अब मैं घर गया, मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं, मैंने एक बार स्लाइड देख ली, पर देखने के लिए हटाओ सब, अब मैं करके दिखाऊंगा कोरे कागज पे। अगर मैं कर पाया तो मैं सही हूँ, वरना मैं इम्पोस्टर हूँ, वरना फेक हूँ, या मेरे को नहीं आया, मुझे वहम है बस, तो मैं लिखूंगा। कई बार हो जाता है, कई बार क्या होता है ब्रेक हो जाता है बीच में, तब मैं सोचता हूँ, अपना दिमाग लगा के सोचता हूँ, क्योंकि सर ने बताया था, मैंने समझा था, और तब दिक्कत आती है तो मैं फिर नोट्स को रेफर करता हूँ, स्लाइड को रेफर करता हूँ, या टीचर से पूछने जाता हूँ। पर ऐसा रेयर कभी होता है, अगर आपका एक बार फ्लो बन गया है तो स्टार्टिंग में उसको बच्चा ये अप्रोच फॉलो करे तो उसको दिक्कत आए। मगर ये मैं ऐसा मानता हूँ कि क्लास में मैं बिल्कुल ही रिलैक्स हो जाऊँ। मैं तो इनफैक्ट क्लास में मैं क्या करूँगा, मैं क्लास में पढ़ा नहीं, मैं आईआईटी में पढ़ा हूँ। जैसे मैं जेई के टाइम पे क्लास में कम पढ़ा हूँ, सेल्फ ज़्यादा पढ़ा हूँ, और आईआईटी में भी पढ़ा हूँ। जैसे कुछ में सब्जेक्ट में कहीं मन करता था ना, तो उसमें नहली मतलब ए ग्रेड ये सब ले आता था मैं, तो उसमें यही करता था मैं कि कुछ नहीं लिखता था मैं। कई बार तो टीचर मुझे डांट देते थे नहीं लिख रहा, पर मैं बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ टीचर को, तो जवाब देता था, फिर चुप हो जाता था कि पढ़ रहा तो पढ़ ले भाई, मैं क्या करूँ। लेकिन अकेला बैठ के मैं खुद पूरा लिखता था, तो वो चीज़ मुझे लगा ज़्यादा पावरफुल है। बिल्कुल, जो जैसे बच्चों को हम होमवर्क देते हैं, है ना, तो उसको अकेले में बैठ के फोकस्ड रह के करो। कोई क्वेश्चन पूरा नहीं हो रहा है, जितना हो रहा है उतना करो, बाकी की गैप छोड़ दो, लेकिन हर क्वेश्चन पे एफर्ट डालो। क्वेश्चन को समझ के उसका डायग्राम बनाओ, फिर सोचो क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा, न्यूटन सेकंड लॉ, व्हाटएवर, कुछ इक्वेशन लिखने की कोशिश करो। जितना हो रहा है, बाद का अगर नहीं कंप्लीट हो रहा कोई बात नहीं, आके क्लास में तुम्हें बताया जाएगा। लेकिन अगर तुमने एफर्ट ही नहीं किया क्वेश्चन पे, या कहीं से रटा रटा सॉल्यूशन लिख लिया, देन इट इज वेस्टेड। राइट, ये चीज इसमें सर तो मैं जो बता रहा था, आईआईटी में भी क्या करता हूँ, कई बार मैं हेडिंग लिख लेता, सिर्फ हेडिंग लिखी, अब बाकी टाइम वर्कआउट कर रहा हूँ। जो भी टीचर ने लिखा, एक डेरिवेशन करी, मैंने कहा चलो मैं भी कर देता हूँ डेरिवेशन। मैं देख देख के लिखता था, मैं इतना फास्ट था कि मैं डेरिवेशन खुद ही लिख देता था कि होगी मेरे सामने में, और जहाँ दिक्कत आई फिर वहाँ देख ली, ऐसे करके लिख ली। फिर मैं क्या करता था कि रिजल्ट हो गया कोई, तो वो लिख लिया, और बस बिल्कुल डर्टी नोट से मेन पार्ट लिखा, आगे बढ़ आगे बढ़ आगे बढ़ आगे बढ़, खत्म। एक्चुअली यही तरीका है कि कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि जितना हम खुद से कर सकें करें, जहां हम अटक रहे हैं वहां सपोर्ट लें। राइट, तो उसी से आदमी की जो है आगे प्रोग्रेस होती है, आगे ग्रोथ होती है। राइट, ये चीज है। तो ये, और जो मेरे ख्याल से जो बच्चा अभी ये नहीं कर पा रहा है, उसको स्ट्राइव करना चाहिए। और जो फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में ना, ऐसा कई बच्चों के साथ हो जाता है कि आपकी स्टार्ट स्लो है, तो
उसमें ना आपके मतलब आपको पेशेंस नहीं लूज करना है, आपको लगे रहना है, लगे रहना है, लगे रहना है। फिजिक्स में मैं क्लास में बताता भी हूँ कि जो आपकी प्रोग्रेस का ग्राफ है ना, वो लीनियर नहीं है, वो यूं करके बढ़ता है। शुरू में हाँ, वो जो जे कर्व के जैसा, शुरू में आपको एफर्ट ज्यादा लगेगा, रिजल्ट कम आएंगे, एफर्ट इधर है, रिजल्ट तो वो कम आएंगे, लेकिन बाद में जो है वो पिक करेगा और फिर रिजल्ट्स आने ही आने। राइट। लेकिन अगर बीच में आपने छोड़ दिया ना तो फिर गड़बड़। अच्छा, हैंड राइटिंग सर जैसे क्या बहुत सुंदर लिखनी चाहिए या कैसे? देखो ऐसा है कि नोट्स तुम खुद के लिए लिख रहे हो, कोई चीज अगर किसी दूसरे के लिए लिख रहे हो ना, मान लो तुम्हें लव लेटर लिखना है या मान लो तुम एग्जाम में लिख रहे हो, भाई तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम है, तो अच्छा लिखो कि सामने वाले को समझ में आना चाहिए। नोट्स तुम्हें खुद पढ़ने हैं तो हैंड राइटिंग की इतनी टेंशन मत करो, खुद का लिखा हुआ थोड़ा घटिया हैंड राइटिंग में होगा तो भी तुम समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। खुद को समझ कई बच्चे थोड़ा लिखने में स्लो होते हैं, तो वो उनको थोड़ा सा ये डेवलप करना चाहिए कि भाई हम थोड़ा फास्ट लिख सकते हैं, वी कैन सेक्रीफाइस दैट ब्यूटी ऑफ आवर हैंड राइटिंग, तो ज्यादा अच्छा है। और सुंदरता को कॉम्प्रोमाइज करो, हाँ, स्पीड को तेज करो। आई थिंक वो बच्चे 10वीं से 11वीं में आते हैं तो ये ट्रांजिशन करने की जरूरत थोड़ा बिल्कुल ये सीखने की चीज है। ये बात हो गई नोट्स बनाने की, पर मेरे को बार बार दिल में यही आता है एट द एंड ऑफ द डे कि मैं आपको बताऊं, कई बार मैं नोट्स बना भी लेता ना, मुझे उनको रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। मुझे ऐसा लगता था फिजिक्स में या मैथ में कुछ भूला ही नहीं जा सकता। मतलब मैं एसएचएम में सर देखोगे ना, कुछ है ही नहीं उसमें, साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई है, वही कॉस हो गया, वही वो सब वेरिएशंस है। वेव में ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, आपको सब पता है, बेसिक इक्वेशन है, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टेड ऑपोजिट टू इट, वो बेसिक इक्वेशन है। और फिर उसके डिराइव करके लाता हूँ, डेरिवेशन काम का नहीं है, सीधा जो उसका सोल्यूशन आता है कि एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, वही एसएचएम का मतलब की कॉन्सेप्ट है। उसके बाद फिर ठीक है, फेजर वगैरह वो टेक्निक्स हैं सॉल्व करने की, तो टेक्निक सीख ली, उनको आप सीख लो तो लाइक यू आर कॉन्फिडेंट इन द चैप्टर, कोई दिक्कत नहीं। वही जो एम्पलीट्यूड होंगे उसके अंदर डेल्टा, उसी वही एंगल लगा लो वेक्टर की तरह, वो आपका रिजल्टेंट आ गया, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ गया, रिजल्टेंट फेज आ गया। तो ये सब सर याद ही क्या करना, मुझे आज तक समझ नहीं आया। जेई फिजिक्स में कुछ भी याद करने जैसा है ही नहीं। बिल्कुल मैं क्लास में ये देखो 11th की शुरुआत में तो ये चीज कम होती है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता है ना फिजिक्स, इनफैक्ट रोटेशन से ही शुरू हो जाता है। रोटेशन जैसे एनालॉजीज आने लगती हैं, F इज इक्वल टू एम ए, उसके सिमिलर इक्वेशन है टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, है ना। तो वो फॉर्मूला टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा आज तक किसी को याद करने में कोई एफर्ट लगा ही नहीं क्योंकि वो एनालॉजी से आ गया। तुमको समझने क्या है कि उसके डिफरेंसेस क्या है, वो समझने हैं बेसिकली, वो हम हाईलाइट करके बताते हैं। तो रटने वाली चीज तो है ही नहीं, खत्म हो जाती है। F इज इक्वल टू एम, ऐसी चीजें कोई भूलेगा नहीं सर, इतनी सारी प्रैक्टिस कर चुका। न्यूटन लॉ चैप्टर में मैं कह रहा हूँ, मैं मेरे नोट्स में क्या ही लिखा हुआ, कुछ नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्व करने के तरीके हैं, वो तुम्हें सीखने हैं और वो तुम्हें प्रैक्टिस से ही आएंगे। मैं सर निंजा सर का क्वेश्चन कर रहा था, तो वो मुझे कोई नोट्स नहीं, मेरे को जमाने हो गए। आज भी सर आप देखते होंगे मुझे कितनी चीजें याद है तब की, क्योंकि मैंने उस टाइम प्रैक्टिस करी है, चीजों को ना दिल से लगा लिया। उसके बाद मुझे आज तक भी नोट की जरूरत नहीं पड़ती। मैं आज भी न्यूटन लॉज में क्या है सर, एफबीडी बनानी है। फिजिक्स तो ऐसा ही है, ये जरूर है, प्रैक्टिस छूटी हुई है, पर ये नहीं कि याद वाला, याद कम है, वो प्रैक्टिस की ज्यादा मैटर है वो। हाँ। तो कुछ भी नहीं है, मतलब मुझे लगता है जीरो याद करने का है। एट द एंड ऑफ द डे बंदे ने अगर क्वेश्चन कर रखे हैं तो याद करना जीरो है, बिल्कुल जीरो। 12th की फिजिक्स जो है वो तो इतनी स्मूथ हो जाती है, एक बार अगर 11th को आपने डेडिकेटेड वे में मैकेनिक्स वाला पार्ट पर्टिकुलरली सीख लिया है तो 12th में इतनी चीजें एकदम एनालॉजिकल आती हैं और मैकेनिक्स का साथ साथ रिवीजन भी होता रहता है। तो बच्चे जो है 12th की फिजिक्स को तो इतना एंजॉय करते हैं बाद में, जिन्होंने हमारे साथ अच्छे से जो है 11th का जैसे मैकेनिक्स वाला पार्ट अच्छे से किया हुआ है, 12th में उनको बहुत मजा आता है। मैं तो बीच बीच में, मेरा ये फेवरेट डायलॉग है, देखो तुम्हें फिजिक्स में ये तो अपना उसी के जैसा है फॉर्मूला, अपनी सारी मेमोरी बचा के रखो केमिस्ट्री के लिए। क्या बात है। मैं बोलता रहता हूँ बार बार, मतलब आपकी जो हार्ड डिस्क है खाली करवा के रखते हैं सर उसमें केमिस्ट्री भर लो। नाइस, वेरी गुड, एंड दिस वाज वेरी हेल्पफुल, एंड आई होप कि आप लोगों को बहुत हेल्पफुल लगी होगी।